Good morning, my dear students, and welcome to this session. Today, we are starting with a very important session and very important topic, and that's what we call as ionic equilibrium. देखो बेटा, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की और आयनिक इक्विलिब्रियम की आज बात कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम लोगों को मुश्किल लगता है और आयनिक इक्विलिब्रियम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ाई करना, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एंड आई थिंक यहां पर कोई स्पैम कर रहा है। देयर इज समबडी स्पैमिंग हियर। ठीक है, सो टू बिगिन ओवर विद इट, चलो मेरे बारे में जान लीजिए। My name is Anoop Vashishtha. I'm an M.Sc in Chemistry from University of Delhi. 24 years teaching experience, lakhs of student को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम कहते हैं नीट लाइव। ये इंग्लिश मीडियम चैनल है जहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर पढ़ाई करवाई जाती है। सो हियर वी हैव द लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच 4 मई से शुरू हो रहा है। ये हिंदी मीडियम का बैच है जिसमें हिंदी मीडियम में पूरी की पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। इस लक्ष्य बैच के साथ जुड़ने की जो प्राइस है दैट इज 1999, 20% डिस्काउंट विद एवी लाइव कोड। जुड़ जाइए हमारे साथ 20% डिस्काउंट के साथ लक्ष्य बैच में। पूरा हिंदी मीडियम का बैच है। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको 299 में और ये 30 अप्रैल तक के लिए ही वैलिड है। तो जल्द से जल्द इस 45 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जुड़ जाइए। And you can join with us in the Telegram channel, t.me/Unacademy NEET_official and t.me/Unacademy NEET Vijay. ये हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं जिनके साथ आप जुड़ जाएंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिलती चली जाएंगी। So go ahead and join with these Telegram channels. Unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे लिंक्स मिल जाते हैं। ठीक है, यू कैन फॉलो मी हियर एंड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहां पे आप प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस के साथ, स्पेशल क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं और ओपन हाउस के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट। 30 डेज फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, कल भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम करने वाले हैं। तो इसके साथ जुड़े रहिए। रैंकर सीरीज में स्पेशल क्लास रात को 10:30 बजे, 45 क्वेश्चन, फुल सिलेबस कंप्लीट। जरूर जुड़ जाइएगा। एनविजन बैच है टारगेट 2023 का, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। ग्लोरी बैच मार्च 23 से चल रहा है। यू कैन ज्वाइन विद अस विद प्लस और आइकॉनिक। प्लस के अंदर बढ़िया सी स्कीम चल रही है, 299 रुपीज फॉर 45 डेज। उसमें भी 20% डिस्काउंट है, तो 239 रुपीज का ही है सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी से जुड़ जाइए इसके साथ, एवी लाइव कोड के साथ 20% डिस्काउंट फॉर द टाइम बीइंग एंड यू ज्वाइन विद एनी ऑफ द कोर्सेज। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी 22,000 का फ्री आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। यहां पे 2023 के लिए भी सब्सक्रिप्शन है, 2024 के लिए भी सब्सक्रिप्शन है। तो बहुत सारी स्कीम्स इस समय चल रही हैं। तो चलिए शुरू करें ट्रिपल शॉट सीरीज के साथ आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो टू बिगिन ओवर विद आयोनिक इक्विलिब्रियम, सबसे पहली बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम in which one or both sides contain ions. ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच वन और बोथ साइड्स कंटेन आयंस इज टर्म्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद बेटा लाइक करते चले जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, हमने सबको ब्लॉक कर दिया है, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया हुआ है। मेरी तरफ से वो ब्लॉक्ड है, आप अपनी तरफ से ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच
वन और बोथ साइड कंटेन आयंस इज टर्म्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। और एक बात का ध्यान रखना, ions, or rather I should not say ions, but I should say free ions do not exist in solid or gaseous state. Free ions do not exist in solid or gaseous state. यानी कि ions in equilibrium do not exist in solid or gaseous state. So, ionic equilibrium is essentially equilibrium in solution. So ionic equilibrium is essentially equilibrium in solution. तो उसे हम ionic equilibrium बोलते हैं। तो ionic equilibrium बहुत सिंपली equilibrium in solution बन जाता है। इस समय ओपन हाउस सेशन हमारा ऑन नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन ये है कि some technical fault is there. We are going to get it as soon as possible. We are going to work it out. जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें पता होनी चाहिए, दैट इज वी नीड टू नो द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट, हमें इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आखिरकार क्या होते हैं? स्टार्ट हो गया बेटा? मैं कहीं नहीं गया था बेटा, मैं यहीं पर था। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट? अब ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन और बहुत सारी डेफिनेशन हमारे चैप्टर के साथ साथ बदलती चली जाती है। वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन की बात करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो इलेक्ट्रोलाइट अ सब्सटेंस which dissociates into ions and conducts electricity when dissolved in water. A substance which dissociates into ions and conducts electricity when dissolves in water is termed as an electrolyte. ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ पानी में डिसॉल्व करने पर ही डिसोशिएट हो। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं जो मेल्ट होने पर डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में सॉल्यूशंस की बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो इसलिए हम एक्वस सॉल्यूशन के बारे में ही कह रहे हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोशिएट,
which completely dissociate when dissolved in water. और जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड ऑल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में लोग कहते हैं कि सर ये डिसॉल्व ही नहीं होते, बहुत सारे सॉल्ट्स तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते, तो क्या करें? तो बेटा प्लीज वेरी क्लियर ध्यान रखिएगा, डिसॉल्व नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन जितना भी डिसॉल्व होते हैं वो पूरी तरह डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इसलिए हम सारे के सारे सॉल्ट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोशिएट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हेन डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व नहीं हुए बात अलग है। सो दैट्स व्हाट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और मजेदार बात यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की ही डेफिनेशन यह है कि द एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इट्स अदर वे अराउंड एज वेल। तो दोनों ही तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। क्वाइट ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है द सब्सटेंस विच डिसोशिएट, the substances which dissociate only partially. The substances which dissociate only partially are termed as weak electrolytes. And what are those? Those are weak acids, weak bases, and the very important weak electrolyte, water. So these are the strong and the weak electrolytes that we talk about. अब यहां पर हमने कुछ छोटी छोटी चीजों की बात की है। हमने बात की है कि एसिड्स हैं, बेस हैं, सॉल्ट्स हैं। तो चलिए अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है एसिड्स की। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है, और उसकी वजह से फिर आपको कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। ठीक है, शुभम सौरभ बेटा स्पैमर्स को ब्लॉक कीजिए और वो सारे के सारे फिर थक जाएंगे। जब आप उनको देखना बंद कर देंगे वे अपने आप बंद हो जाएंगे। उनकी आदत यही है कि उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में पूछा जाए, उनके बारे में बात की जाए। तो स्पैमर्स का तो वही है अटेंशन का फंडा। बस उनको अटेंशन मत दीजिए, स्पैमर्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या भावना कुमारी बेटा, ये जो तुम्हारे अपनी डेफिनेशन दी है ना कि एसिड द पीएच ऑफ एसिड इज लेस देन 7, ये एक बहुत ही क्रूड डेफिनेशन है, और एग्जामिनेशन में इसी डेफिनेशन के सारे एक्सेप्शन पूछ लिए जाएंगे और फिर आप फंस जाओगे। तो आप डेफिनेशन वो याद कर रहे हो जो आपको फंसा देगी, फिर कहेंगे एक्सेप्शन। तो ऐसी डेफिनेशन को याद करने का क्या फायदा जिसके सिर्फ एक्सेप्शन ही पूछे जाए। तो चलिए हम एसिड्स की बात करते हैं और बेसिस की बात करते हैं। एसिड और बेसिस की ना अलग अलग डेफिनेशन है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन है। क्लासिकल डेफिनेशन हमें यह कहती है, जो हम ऑब्जर्वेबल डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल डेफिनेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेबल डेफिनेशन यानी कि substance which are sour in taste, release carbon dioxide from carbonates। ठीक है, the substance which are sour in taste release carbon dioxide from carbonates। ठीक है, turn blue litmus red, pink phenolphthalein colorless, release hydrogen with active metals, hydrogen sulfide from sulfide,
बहुत सारे रिएक्शंस है। तो ये जो हम क्लासिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेफिनेशन है ये। दैट इज व्हाट वी हैव एज द क्लासिकल डेफिनेशन। ओके, इसी तरीके से हमारे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ बेस है। वी टॉक अबाउट द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ बेस। अब बेस की क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर दीज आर बिटर इन टेस्ट, soapy to touch, red litmus blue, colorless phenolphthalein, pink। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ बेस। तो ये बेस की क्लासिकल डेफिनेशन हो जाती है, ये ऑब्जर्वेबल डेफिनेशन है। अब इसके बाद हमारे पास आई आर्हीनियस डेफिनेशन। हमारे पास आई आर्हीनियस डेफिनेशन। अब अगर हम आर्हीनियस डेफिनेशन की बात करते हैं तो आर्हीनियस वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन एसिड एंड बेस बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आर्हीनियस डेफिनेशन एसिड और बेस को बाय स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज आर्हीनियस डेफिनेशन। जब हम आर्हीनियस डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसने एसिड की डेफिनेशन बहुत सिंपली दी, अ सब्सटेंस which increases the concentration of H plus in solution. A substance which increases the concentration of H plus in solution is termed as an acid. ठीक है, तो वो हमें एसिड कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस इज अ सब्सटेंस which increases concentration of OH minus, which increases the concentration of OH minus in the solution. So that's what we term as the acid and that's what we term as base by Arrhenius definition. अब Arrhenius definition के बाद हमारे पास एक और definition आई जिसको कहा गया Bronsted Lowry definition। ठीक है, अमन कुमार सिन्हा, बेटा देखो बाकी सारे टीचर्स के बारे में ऐसा कुछ शब्द मत बोलो। बाय स्ट्रक्चर भावना कुमारी, यहां पर हमने H प्लस इत्यादि की बात की। बेटा अमन कुमार यहां पे आप स्पैम कर रहे हैं, स्पैम मत कीजिए। ठीक है, और क्लास के साथ जुड़ते चले जाइए। ठीक है, अमन कुमार सिन्हा किसी भी टीचर ने क्लास बंद नहीं की है, उन्होंने अपनी क्लास प्लस पे शिफ्ट की है क्योंकि अब प्लस का जो कीमत है बहुत ही कम हो चुकी है। तो आपको सबको प्लस का फायदा मिल सकता है केवल 299 रुपए में, और एवी लाइव कोड के साथ वहां पर भी आपको 20% की छूट मिल रही है। यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% इवन ऑन 299 रुपीज। तो गो हेड एंड ज्वाइन विद अस। ठीक है, जुलूस बेटा उसको पहले ऊपर करके हल्का सा ब्लॉक करके एक एक करके ब्लॉक कर दीजिए, हो जाएगा। मैंने तो यहां पे सबको ब्लॉक कर दिया है।
लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब हम ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशन में एसिड इज अ सब्सटेंस which increases concentration of H plus in solution. Acid is a substance which increases the concentration of H plus in solution. That is what we call as an acid. यानी कि same as Arrhenius. ठीक है, तो आर्हीनियस डेफिनेशन के बिल्कुल सेम है एसिड की डेफिनेशन। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड की डेफिनेशन भी वही है जो आर्हीनियस की है। लेकिन जब हम बेस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेस की डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द डेफिनेशन ऑफ अ बेस। अ सब्सटेंस which consumes H plus from the solution। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में से H प्लस को कंज्यूम कर ले वो बेस बन जाता है। अब एक बात का ध्यान रखना, OH माइनस भी बेस है क्योंकि वो H प्लस को कंज्यूम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आर्हीनियस बेस ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस नहीं होंगे। जितने भी आर्हीनियस बेस है जो कि OH माइनस है, वो आर्हीनियस बेस इज OH माइनस, वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो आर्हीनियस बेस नहीं है लेकिन वो ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास Cl माइनस है। Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके HCl बना देता है। तो Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है और करता है। तो Cl माइनस आर्हीनियस के हिसाब से तो बेस नहीं है लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लाउरी के हिसाब से Cl माइनस बेस बन जाता है। सो Cl माइनस इज नॉट Arrhenius base but is a Bronsted-Lowry base. Is that clear? तो हमारे पास Arrhenius base और Bronsted-Lowry base बन जाती है। ठीक है, इमरान खान बेटा, मैं खुद मॉडरेटर नहीं हूं तो मैं आपको मॉडरेटर कहां से बनाऊंगा? ठीक है, और आप भी स्पैम मत कीजिए। तो ये हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस आ जाता है, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास एक लुईस कंसेप्ट है, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि लुईस कंसेप्ट, जब हम लुईस कंसेप्ट की बात करते हैं, इट इज नॉट सॉल्वेंट डिपेंडेंट। ठीक है, जब हम ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट की बात करते हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट दे आर डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट विच इज वाटर। जबकि लुईस कंसेप्ट गैसियस स्टेट में भी वर्क करता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी वर्क करता है, किसी भी सिस्टम में वर्क करता है। तो लुईस कंसेप्ट इज नॉट सॉल्वेंट डिपेंडेंट, ये पहली चीज है। नाउ लुईस कंसेप्ट डील्स विद एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जब हम लुईस एसिड की बात करते हैं, लुईस एसिड इज अ सब्सटेंस which has low energy empty orbitals. Lewis acid has low energy empty orbitals capable of accepting electron pair to form covalent bond with release of एनर्जी। तो लुईस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लुईस एसिड।
ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लुईस बेस है, हमारे पास है लुईस बेस। अब एक बात का ध्यान रखना, जितने भी आर्हीनियस एसिड्स हैं, या जितने भी आर्हीनियस एसिड इज H+, तो H+ इज एक्चुअली अ लुईस एसिड। तो इसी तरीके से जितने भी ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड्स हैं, वो सारे के सारे लुईस एसिड्स बन जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड्स और आर्हीनियस एसिड्स H+ रिलीज करते हैं, H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, और इस तरीके से वो लुईस एसिड बन जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लुईस बेस की बात करें, तो लुईस बेस विच हैज at least one pair of donatable electrons or can create it. Similarly, यहां पर भी can create it, तो जो क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, या जो क्रिएट कर सकता है एम्प्टी ऑर्बिटल को, वो लुईस एसिड है। और जो क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, या जिसके पास लोन पेयर है, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो लुईस बेस हो जाता है और कैन क्रिएट इट टू फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड इज लुईस बेस। अब यहां पे जब हम लुईस बेसिस की बात करते हैं, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो लुईस बेस हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस नहीं है, या आर्हीनियस बेस नहीं है। और इसी तरीके से हमारे पास लुईस एसिड्स भी बहुत सारे हैं। तो हमारे पास जब लुईस बेस की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, तो एक टिपिकल एग्जांपल लिया जाता है। हमारे पास है BF3, और हमारे पास है रिएक्शन NH3 का। BF3 और NH3 का रिएक्शन है। जब हम BF3 की बात करते हैं, तो BF3 में ये बोरॉन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और इस बोरॉन के पास हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है। और जब हम अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया के अंदर हमारे पास ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहां पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये हमारे पास डोनेटेबल लोन पेयर है। ठीक है। तो BF3 और NH3 आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद दे वुड फॉर्म अ स्पीशी। यहां पे हमारे पास आ जाएगा NH3। ठीक है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है BF3। इस NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, BF3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर ये जो सब्सटेंस बना है, इसे प्रोडक्ट नॉर्मली नहीं कहा जाता, इसे एडक्ट कह दिया जाता है। Now these are what we have as addition reaction. We have the joining of the two species which have joined together to form an adduct. तो ये adduct formation reaction हो जाता है। तो this is what we have as a Lewis acid base interaction and adduct formation. तो ये हमारे पास अलग अलग एसिड्स बन जाते हैं, अलग अलग एसिड और बेस की डेफिनेशन आ जाती है। वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट एसिड एंड बेस डेफिनेशन, लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। हमारे पास एक छोटे से एसिड की बात करते हैं। लेट्स से हम HCl की बात करें। हमने HCl को पानी में डाला। जब हम HCl को पानी में डालते हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि HCl अपना H+ रिलीज कर देता है, और वाटर इस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पर ये H3O+ बन जाता है, और साथ में ये Cl- बन जाता है। ठीक है। तो HCl रिलीजेस H+, H2O एक्सेप्ट्स H+। तो बाय डेफिनेशन, अगर हम ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन की बात करें, और कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन से आते हैं। ठीक है।
तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट वी फाइंड इज कि HCl becomes the acid because HCl is releasing H plus and water becomes the base क्योंकि water is accepting the H plus. तो ये हमारे पास एसिड और बेस बन जाते हैं. So that is what we have as an acid and that's what we have as in bases. यहां पे HCl releases H plus and H2O accepts H plus. अब यहां पर अगर हम H3O plus की बात करें और रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो H3O plus is going to release H plus while Cl minus is going to accept H plus. तो अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो H3O plus becomes the acid while Cl minus becomes the base. ठीक है. ऐसे हमारे पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सिर्फ यही दो एग्जाम्पल नहीं है और बड़े सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. जैसे कि हमारे पास CH3COOH है. यहां पर अगर हम इसको H2O के साथ रिएक्ट करवा दें तो यहां पर भी हमें H3O प्लस और CH3COO माइनस बन जाएगा, जहां पे एसिटेट आयन वुड बी द बेस एंड H3O प्लस इज गोइंग टू बी द एसिड. अब यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये H2O है और हम इसको NH3 के साथ रिएक्ट करवा दें अमोनिया के साथ. तो अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर हमारे पास NH4 प्लस बन जाएगा और यहां पर वी आर गोइंग टू गेट OH माइनस. अब यहां पर दिस वाटर इज गोइंग टू बिकम द एसिड क्योंकि ये अब H प्लस दे रहा है और NH3 is going to become base because it is accepting the H plus. तो यहां पे NH3 बन जाता है बेस, वाटर बन जाता है एसिड, NH4 अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करो तो NH4 प्लस बन जाता है एसिड और OH माइनस बन जाता है बेस. प्लीज अंडरस्टैंड कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस ये रिएक्शन पर डिपेंडेंट है. हो सकता है कि एक स्पीशी को देखकर आप ये ना बता पाएं. जैसे कि यहां पे आपने वाटर की ही अगर बात की तो वाटर को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा या बेस की तरह से बिहेव करेगा. इसका बिहेवियर इस बात पर डिपेंड कर जाएगा कि इसे किसके साथ रिएक्ट किया जाता है. ठीक है. अब यहां पर हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है कि अ सब्सटेंस which can accept or release proton depending on conditions. मतलब कि उसको किस कंडीशन में रखा गया है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया गया है, is termed amphiprotic substance. और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल इज वाटर. ठीक है. वाटर कैन एक्सेप्ट और रिलीज अ प्रोटॉन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. तो वाटर इज एम्फीप्रोटिक. अब एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस सिर्फ वाटर हो यह जरूरी नहीं है. हमारे पास ऐसा एग्जांपल लेट्स से हमारे पास है H2SO4. अब H2SO4 को यदि वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए वी आर एबल टू गेट H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस. नाउ यहां पर H2SO4 इज एन एसिड. ठीक है. H2O is a base, H3O plus is an acid and HSO4 minus is a base. ठीक है. यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो what we can simply see is ये जो H2SO4 है कुणाल सिंह बेटा आपकी आईडी को ही पहले हाइड ना कर दूं, आप यहां पे स्पैम कर रहे हैं. बेटा मैं विशाल को बहुत पहले ब्लॉक कर चुका हूं, आप अपनी तरफ से ब्लॉक कर दीजिए. कुणाल सिंह स्पैम मत करो, लाइक करो और यहां पर हमारे साथ इसके लाइक करते चले जाओ और वॉच करते चले जाओ.
ठीक है। ओके, सो यहां पर हमारे पास एसिड्स और बेसिस आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात सिंपल सी ये है कि HSO4 माइनस एक और प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। जैसे कि हमारे पास है HSO4 माइनस, ये फर्दर H2O के साथ या किसी और बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, and it is capable of giving another H3O plus along with SO4 2 minus। ये एक और सल्फेट भी दे सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ और सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है H3PO4, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें H3O प्लस और H2PO4 माइनस दे सकता है। ये H2PO4 माइनस फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करके या किसी और बेस के साथ रिएक्ट करके हमें H3O प्लस और HPO4 2 माइनस दे सकता है। This HPO4 2 minus further has a capacity to release the proton with water or any other base to give us H3O plus PO4 3 minus। तो एक बात समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ना सिर्फ वाटर बल्कि HSO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, ये भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। These also are amphiprotic substances जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, H प्लस को रिलीज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज amphiprotic substances। Once we have talked about this, what is amphiprotic substances, एक और बात का ध्यान रखना, some acids like H2SO4, H3PO4 can release more than one proton। ठीक है, such acids are polyprotic acid। such acids are polyprotic acid। ठीक है, वन प्रोटॉन मोनोप्रोटिक, दो प्रोटॉन डाइप्रोटिक, तीन ट्राइप्रोटिक एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, प्रोटिसिटी और बेसिसिटी काफी कुछ मिलते जुलते हैं। एसिड की बेसिसिटी होती है, लेकिन प्रोटिसिटी और बेसिसिटी में छोटा सा अंतर। प्रोटिसिटी इज हाउ मेनी प्रोटॉन इट कैन रिलीज, बेसिसिटी इज हाउ मेनी प्रोटॉन इट एक्चुअली रिलीजेस। ठीक है, तो हमारे पास है basicity of acid, it is number of proton actually released or number of OH minus actually neutralized। So that is what we have as basicity। आप कह सकते हो प्रोटिसिटी इज थ्योरेटिकल, बेसिसिटी इज प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास है H2SO4 plus NaOH gives NaHSO4 plus H2O। तो यहां पर दिस इज डायप्रोटिक एसिड जिसकी बेसिसिटी एक है। ठीक है, या फिर अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं H2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, तो here it gives us Na2SO4 plus twice of H2O। तो यहां पर this becomes डाई बेसिक।
तो ये हमारे पास बेसिसिटी आ जाती है, प्रोटिसिटी आ जाती है। तो हमें मोनोबेसिक और डायबेसिक प्रोटिसिटी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, कुणाल सिंह, मैंने उसे सबको ब्लॉक कर दिया है, आप भी उसे ब्लॉक कर दो। सिंपली ब्लॉक दैट पर्सन। उसकी 4-5 आईडी है, 10 आईडी है, उस 10 आईडी उसको ब्लॉक कर दीजिए, बात खत्म। मेरी तरफ से हिडन है कुणाल, आप अपनी बात करो, आप अपनी तरफ से ब्लॉक कर दीजिए। मैं आप सबके लिए ब्लॉक नहीं कर सकता। आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए और ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ये प्रोटिसिटी की बात की। ठीक है? अब जरा एक छोटी सी बात करें। हम बात करते हैं H2O की और हम बात करते हैं H3O प्लस की। ठीक है, अब H2O अगर हमारे पास ये बेस है तो ये हमारे पास एसिड है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं H2SO4 की और ये हमें दे रहा है HSO4 माइनस। ठीक है, तो यहां पर ये एसिड है, ये यहां पर बेस है। ओके, अगर हम H2O की बात करें और हम OH माइनस की बात करें तो ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए एक डेफिनेशन। एसिड बेस पेयर in which acid differs from base only due to one extra proton is termed a pair of conjugate acid and base. ठीक है, acid base pair in which acid differs from base only due to one extra proton is termed a pair of conjugate acid and base. ठीक है, ध्यान रखना, बेस प्लस प्रोटॉन इज कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एसिड माइनस प्रोटॉन इज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बेस प्लस प्रोटॉन इज द कॉन्जुगेट एसिड, एसिड माइनस प्रोटॉन इज द कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पर बहुत सारे सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HNO3। अब आप कहोगे सर HNO3 तो एसिड है, होने दो। मैंने आपसे क्या पूछा है, मुझे HNO3 का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए और कॉन्जुगेट एसिड लाने के लिए आप क्या करोगे, आप लोगे HNO3, उसमें प्रोटॉन ऐड करोगे। टू गेट द कॉन्जुगेट एसिड यू हैव टू ऐड अ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें प्रोटॉन ऐड करते हो तो दिस गिव्स अस H2NO3 प्लस। नाउ दिस इज द बेस हेयर एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, आयन बेटा HNO3 के साथ प्लस भी लगाना जरूरी है। यहां पे सिर्फ HNO3 H2NO3 लिखना काफी नहीं है, यहां पे H2NO3 के साथ प्लस भी लिखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो ये हमने कॉन्जुगेट एसिड और बेस का मतलब समझ लिया कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस आखिरकार होता क्या है। तो दैट्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ once we have talked about the conjugate acid and base क्या होता है, we are going to talk about the strength of the acid and bases। ठीक है, अगर हम कुछ दो एसिड्स की बात करें, लेट्स से हमारे पास है HCl प्लस H2O
is in equilibrium with H3O plus Cl माइनस। ठीक है, हमारे पास है CH3COOH plus H2O gives us H3O plus CH3COO minus। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। तो यहां पर हमारे पास अगर इसकी बात करें तो दिस इज व्हाट वी हैव एज एन एसिड, this is what we have as the base, this is the conjugate acid and this is the conjugate base। तो ये हमने एसिड बेस के बारे में बात कर ली। नाउ more stable is the product, more is the reaction shifted in forward direction। ठीक है, मोर रिएक्टिव इज द रिएक्टेंट, मोर अनस्टेबल इज द रिएक्टेंट, और इस केस में स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। इन दिस केस more is reaction shifted forward, stronger is acid। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम HCl और CH3COH की बात करें, देखो ये पूरा का पूरा आपने कॉपी कर लिया ना, समझ लिया इसको। सुदीप कुमार बधेई, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? आपको अगर कुछ पूछना है तो आप यहां पर पूछ सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। आप मुझसे जो पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सुदीप क्या पूछना है आपको? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये क्या होगा। अब एक बात का ध्यान रखो, HCl CH3COH are HCl CH3COH आर न्यूट्रल स्पीशी। ठीक है, हम इनकी स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं करेंगे। We are not going to talk about their stability at all. So these are the neutral species and we are not going to talk about their stability. ठीक है, तो दे आर न्यूट्रल स्पीशी, इनकी स्टेबिलिटी की बात करने की बात नहीं है। H3O plus H2O are common to all acids। तो इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। सो टू चेक द डायरेक्शन ऑफ reaction, to check the direction of reaction, we must compare the stability of
कॉन्जुगेट बेसिस, हमें कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी चाहिए। ठीक है, अंकित राज बेटा आप स्पैम कर रहे हो, स्पैम मत करो। ठीक है, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन वी मस्ट कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस, यानी कि हमें Cl माइनस So we are supposed to compare the stability of the conjugate bases, that is Cl minus and CH3COO minus. So we are going to compare the stability of the conjugate bases, that is Cl minus and CH3COO minus. तो ये हम कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब लेट अस कंसिडर और ये हमें पता भी है, Cl minus is more stable in aqueous medium compared to CH3COO minus. Now what does that mean कि CH minus CH3CO minus से ज्यादा स्टेबल है? Stability of a conjugate base means it is reluctant to react or accept proton. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट मीन्स इट इज रिलक्टेंट टू रिएक्ट और एक्सेप्ट प्रोटॉन. ठीक है, दिस मीन्स मोर स्टेबल इज conjugate base, weaker base it is. More stable is the conjugate base, weaker base it is. तो जितना ज्यादा स्टेबल conjugate base होता चला जाता है वो उतना ही weaker base बनता चला जाता है. ठीक है, and that means weaker is conjugate base stronger is the acid.
weaker is the conjugate base, stronger is the acid. So more stable is the conjugate base, weaker base it is, and stronger is the acid. ये बात ध्यान रखिएगा. तो we can simply say strong acid has weak conjugate base and strong base has weak conjugate acid. तो यहां हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का कंसेप्ट आ जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट आ जाता है. Once we have talked about this conjugate acid base concept, now we are going to talk about another concept, and that another concept is called autoionization. That concept is called autoionization. ठीक है. ऑटो आयोनाइजेशन की बात करें तो ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है? ऑटो आयोनाइजेशन इज व्हेन a covalent species by itself dissociates into ions. When a covalent species by itself dissociates into ions in the pure form without any external stimuli, that is called autoionization. ठीक है. ध्यान रखना, it is always an endothermic and non-spontaneous process. So, largely shifted in backward direction. ठीक है. हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रियली लॉट मेनी एग्जाम्पल्स. जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हो सकता है, हमारे पास है N2O5. N2O5 can dissociate to give us NO2 plus and NO3 minus. So that's autoionization example. या फिर हमारे पास हो सकता है something like NH3. NH3 can dissociate to give us NH4 plus plus NH2 minus. और सबसे famous example again, that is twice of H2O in equilibrium with H3O plus plus OH minus. So these are the examples of autoionization. ठीक है. ये सारे के सारे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम होते हैं, यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन ज्यादा होते हैं. यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बाय देमसेल्व्स कम स्टेबल है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द एग्जांपल्स ऑफ autoionization. So that's what we have as the examples of autoionization. ठीक है. अब हम बात करेंगे
ऑटो आयोनाइजेशन और प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर. We are going to talk about auto ionization और प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो लेट्स टॉक अबाउट क्या है ऑटो आयोनाइजेशन या फिर प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर. जब ऑटो आयोनाइजेशन या प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं. तो यहां पर हमारे पास है H2O प्लस H2O is in equilibrium with H3O plus plus OH minus. So that is what we have as auto ionization और प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर. अब एक बात ध्यान रखिए, H3O प्लस और H प्लस दोनों ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. तो इसीलिए सिंप्लीफाइड तौर पर हम यह मानकर चलते हैं कि वाटर इज एक्चुअली गेटिंग डिसोशिएटेड बाय इटसेल्फ. तो हम ये लिख देते हैं simplified it is H2O. यहां पर हमारे पास लिक्विड है, फॉर्म्स H प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous. ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है फॉर द प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर. Is that clear? So that is what we have as protolysis of water. जीते रहो बेटा भानु प्रकाश. महक पठान क्या बंद करवाना है बेटा? शिफा मिर्जा बेटा चैट सेक्शन को आप जितने भी लोग फालतू बकवास कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए. आपका मुझे नजर आ रहा है, आपके कमेंट्स नजर आ रहे हैं. चैट में ब्लॉक कर दो महक पाठक, जो भी गलत कर रहे हैं उनको ब्लॉक करो. कितने बजे तक है? 11:30 बजे तक क्लास है बेटा. वैद्य बेटा 11:30 बजे तक क्लास है, 11:30 तक क्लास है. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये वाटर का डिसोसिएशन हो जाता है. दिस इज प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, सिंस रिएक्टेंट साइड हैज ओनली वन species, we can use concept of degree of dissociation. We can use the concept of degree of dissociation. तो चलिए अब इसकी बात करें, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? We can write it as H2O liquid in equilibrium with H plus aqueous plus OH minus aqueous. ठीक है,
तो यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो वी कैन हैव इट 1 माइनस अल्फा, यानी कि एक मोल में से अल्फा मोल डिसोशिएट हो रहे हैं। दिस विल टर्न आउट टू बी अल्फा, क्योंकि एक से एक बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बनेगा। हियर इट इज गोइंग टू बी अल्फा, क्योंकि एक से एक बन रहा है, अल्फा से अल्फा बन रहा है। अब अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को सी मान लें तो वी आर गोइंग टू हैव सी इंटू 1 माइनस अल्फा। Here it will be C alpha and here it will be C alpha, where alpha is degree of dissociation and C is concentration of water. आप सीधा सीधा इसको H2O ऐसे लिख सकते हैं. So that is what we have as the degree of dissociation and this is what we have as concentration of water. Okay? चलिए, तो ये हमने इसके बारे में बात की. अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर सकते हैं. हम बात कर सकते हैं K की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2O. ठीक है, दैट विल टर्न आउट टू बी C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा C अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वाटर के लिए. ठीक है, अब एक बहुत खास बात, वाटर बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज very little dissociated. Water being a weak electrolyte is very little dissociated. ठीक है, नाउ अगर इसका डिसोसिएशन बहुत कम है, alpha is much less than 1. So 1 minus alpha is 1 only. तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 ले सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के. गौरव, क्या अल्फा वाला समझ में नहीं आया बेटा? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो 1 अगर वाटर का मोल लेकर चलते हैं तो उसमें से अल्फा डिसोसिएटेड है. दैट इज व्हाट वी हैव एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको लेके चलते हैं तो K which is equal to the concentration of H plus into the concentration of OH minus divided by the concentration of H2O is equal to C alpha square upon 1 minus alpha can easily be written as simply C alpha square. Is that clear? ठीक है, अब अगर हम K की बात करें और यहां पे हम अल्फा की बात करें तो अल्फा इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K बाय C. ठीक है, अल्फा इज सिंपली इक्वल टू K बाय C अंडर रूट ऑफ इट. इज इट ओके? और यहां पे अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात करें which is in this case going to be equal to the concentration of OH minus, that will be equal to C alpha. और अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो that will turn out to be KC. ठीक है, तो that is what we have as the dissociation of water. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हमने बात की, हमने डिसोसिएशन ऑफ वाटर की बात की. इसके आगे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द टुमारोज क्लास. कल की क्लास में हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं.
हमारे साथ जुड़ जाइए आप टेलीग्राम चैनल में t.me/unacademy_neet_official एंड t.me/unacademy_neet तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए हमारे साथ। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। unacademy.com/Anoop Vashishtha माई पेज ऑन अनअकैडमी, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो, ओपन हाउस के साथ जुड़ सकते हो, प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है। साथ ही साथ आप हमारे लर्निंग फेस्टिवल के साथ जुड़ सकते हैं। 299 में प्लस का कोर्स है 45 डेज का। 299 पर भी एवी लाइव कोड यूज करने पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो दिस इज ओनली अ 3239 रुपीज कोर्स। ये तो ले ही डालिए, इसको बिल्कुल मत छोड़िए। जल्दी से एवी लाइव कोड यूज करके इसको जुड़ जाइए। लक्ष्य बैच हमारा हिंदी का 4 मई से फिर से शुरू हो रहा है। प्राइस है 1999 एंड दैट इज एवी लाइव कोड। 20% डिस्काउंट यहां पर भी मिल रहा है एवी लाइव कोड के साथ। एंड हियर वी हैव लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी। बहुत सारी स्कीम है। 12 मंथ के साथ 12 मंथ सीबीएसई फ्री है। 24 मंथ के साथ 24 मंथ ऑफ सीबीएसई फ्री है। तो 11th 12th की तैयारी के लिए और साथ ही साथ नीट की तैयारी के लिए बेहतरीन है। कल वी आर हैविंग द सेकेंड सेशन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, कल सुबह 10 बजे। और साथ ही साथ हमारे पास रैंकर सीरीज है, केमिस्ट्री रैंकर पेपर नंबर 61, आज रात को 10:30 बजे, जिसमें हम 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं फुल सिलेबस के। दैट इज व्हाट वी हैव इज केमिस्ट्री रैंकर सीरीज। नीट यूजी विद अनअकैडमी 22,000 रुपीज है। साथ ही साथ 2023 के लिए भी है। ठीक है, 7:30 PM 30 मिनट्स 15 क्वेश्चन। एनरोल कर लीजिए रोज शाम को 7:30 बजे 15 क्वेश्चंस 30 मिनट्स के लिए। एनविजन बैच हमारे पास है, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। Here we have the NEET Glory Batch 2.0 crash course AV Live code के साथ। And here we have Enthuse Batch for NEET 2023 जो अप्रैल 13 से शुरू हो चुका है। उम्मीद फिर से क्रैश कोर्स अप्रैल 13 से चल रहा है। ऑल स्टार बैच अप्रैल 20 से चल रहा है। और ये हमारे पास है फास्ट ट्रैक बैच जो फिर से अप्रैल 13 से चल रहा है। ओपन हाउस सेशन हमारे होते हैं रोज सुबह। इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम है ओपन हाउस सेशन में, लेकिन ओपन हाउस सेशन हमारे रोज हो रहे हैं। यूएलआई टेस्ट सीरीज हमारे पास है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें 2022 और 2023 की तैयारी हो रही है, उसकी टेस्ट सीरीज है हमारे पास। ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप बेहतरीन क्वेश्चंस और उनके सेशंस कर सकें। रिवाइज कीजिए नीट यूजी विद अनअकैडमी मास्टर पीवाईक्यूज, एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी आस्क अ डाउट के सीक्वेंस है। 3 डाउट एक साथ पूछ सकते हैं और उनके आंसर्स ले सकते हैं। ब्राउज द सॉल्यूशंस, एक्सप्लोर नाउ एंड गेट अलोंग विद इट। इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने सेशंस को। साथ ही साथ आइकॉनिक के अंदर आपको 1:1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक द डोर्स एंड ज्वाइन विद अस। प्लस एंड आइकॉनिक, प्लस में है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में आपको मिलता है ये सब और साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप्स। एवी लाइव कोड यूज करके फिलहाल आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट। यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट विद एवी लाइव कोड। जुड़ते हैं आपके साथ, आप मेरे साथ जुड़िए। प्लस क्लास में 3:15 बजे, 5:15 बजे, रात को 10:30 बजे स्पेशल क्लास के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए अब से कुछ ही देर के बाद कम्युनिटी से और टेलीग्राम चैनल से। तैयारी करते रहिए। आज का रिकॉर्डिंग अगर आपने ठीक से नहीं देखी, कुछ मिस हो गया है तो दोबारा देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ था। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।